नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम लोग पॉलिटिकल साइंस की सीरीज में पिछले लेक्चर में राज्य की कार्यपालिका के परिचय के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में समझ चुके हैं और आज उसी क्रम में राज्य की कार्यपालिका के पहले अंग अर्थात राज्यपाल के बारे में जानेंगे। और इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि राज्यपाल का जो संवैधानिक प्रावधान है वो क्या है, इसके लिए एलिजिबिलिटीज़ क्या चाहिए, इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसकी पदावधि क्या होती है, इसको क्या क्या विशेषाधिकार मिले हुए हैं, वेतन भत्ते कितना दिया जाता है और इसकी शक्तियाँ क्या होंगी, पावर्स क्या होंगी, और पावर्स के साथ ही क्या देखेंगे कि इसके कार्य क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका एक बेसिक परिचय जान लेते हैं। इससे पहले आप राज्यपाल से जुड़े हुए जितने भी आर्टिकल्स थे, अनुच्छेद थे, उन सारे अनुच्छेदों के बारे में समझ चुके हैं कि कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के किन कार्यों से संबंधित है। तो देखिए, अगर संवैधानिक प्रावधान की हम बात करते हैं तो जो राज्यपाल है वो क्या होता है, राज्य विधानमंडल का अंग होता है। तो राज्य विधानमंडल का अंग तो होगा ही होगा, इसके साथ में ये राज्य की कार्यपालिका का, किसका, राज्य की कार्यपालिका का क्या होता है, औपचारिक प्रधान होता है। क्या होगा, राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा। दूसरी बात आती है कि औपचारिक प्रधान किसका हो गया, राज्य की कार्यपालिका का, तो ये राज्य विधानमंडल का भी अंग होगा, क्योंकि राज्य का जो विधानमंडल है वो किससे मिलकर के बनेगा। मैं यहां विधानमंडल को बना देता हूं एक बार। देखिए, विधानमंडल बनता है राज्यपाल से, और जिन राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है वहां विधानसभा और राज्यपाल दोनों से मिलकर के बनता है। लेकिन कई राज्य ऐसे भी हैं जहां द्विसदनीय व्यवस्था है, अर्थात वहां पर विधान परिषद का भी उल्लेख है या प्रावधान किया गया है, वहां इन तीनों से मिलकर के क्या बनेगा, विधानमंडल बनेगा। इन दोनों से मिलकर तो केवल कहां बनेगा, जिन राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था होगी, और जहां द्विसदनीय व्यवस्था होगी वहां इन तीनों से मिलकर के क्या बनेगा, विधानमंडल बनेगा। ये बात आप याद रखना। ठीक है, अगली बात आती है कि जो राज्यपाल होता है ये केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में, केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। ठीक, तो देखिए यहां पर केंद्र के प्रतिनिधि का मतलब क्या है कि केंद्र सरकार के द्वारा इसको क्या किया जाता है, राज्यों में नियुक्त किया जाता है, और उसके प्रतिनिधि एजेंट के रूप में ये राज्यों में क्या करेगा, शासन व्यवस्था का संचालन करेगा। यहां पर क्या है कि ये औपचारिक प्रधान है राज्य की कार्यपालिका का, जबकि जो वास्तविक प्रधान होगा वो वास्तविक प्रधान कौन होता है, वो मुख्यमंत्री होता है। अर्थात कि ये कह सकते हैं कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार क्या करता है, कार्य करता है, और ये राज्य विधानमंडल का अंग होता है, और राज्य विधानमंडल के अंग होने के साथ साथ केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ कार्य करता है। तो देखिए, दूसरी बात आती है कि अनुच्छेद 153 के तहत इसके पद का प्रावधान किया गया है। किसके, अनुच्छेद 153 के तहत, और इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 153 में क्या कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। उसके बाद में क्या हुआ कि 5-6 साल का जब समय बीता, मूल संविधान की बात है, ये मूल संविधान में सिर्फ इतना लिखा था, लेकिन 1956 में संसद ने एक संविधान संशोधन किया, 7वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956, और 1956 के तहत अनुच्छेद 153 में एक प्रोविजो जोड़ दिया, परंतुक जोड़ दिया। उस परंतुक में कहा गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ठीक है, क्या जोड़ा, एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था इसका संवैधानिक प्रावधान। अब यहाँ से यूपीएससी में और स्टेट सिविल सर्विस में कैसे सवाल बनेगा
कि बताइए राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इन कथनों में से कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। तो देखिए पहला कथन हो जाएगा आपका कि जो राज्यपाल होता है वो राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। दूसरा कथन हो जाएगा कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग होता है। तीसरा कथन हो जाएगा कि राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्य में शासन कार्य संचालित करता है। चौथा हो जाएगा कि एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है या कौन से कथन गलत हैं। तो इस तरीके के सवाल सीधे तौर पर लाइन उठा करके यहाँ से पूछा जा सकता है। तो इसके संवैधानिक प्रावधान को, इसके परिचय को एक बार आप अच्छे से याद रखना और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये याद रहे। बस इतनी सी बात याद रखना कि जिन राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था होगी वहाँ पर जो विधानमंडल का निर्माण होगा वो विधानसभा और किससे होगा, राज्यपाल से होगा। और जिन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था होगी अर्थात उच्च सदन होगा वहां पर विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल, इन तीनों से मिलकर के क्या बनेगा, राज्य का विधानमंडल बनेगा। अब दूसरा पॉइंट आता है हमारा कि राज्यपाल बनने के लिए किसी व्यक्ति की कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, योग्यताएं उसके अंदर क्या होनी चाहिए कि वो एक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सके। तो कुछ विशेषताएं तो ऐसी हैं, कुछ योग्यताएं तो ऐसी हैं जो हर पद के लिए एक ही है, सेम है, आपको सारी देखने को मिल जाएंगी। तो देखिए एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशंस में पहली क्वालिफिकेशंस तो यही है कि वो व्यक्ति भारत का नागरिक हो। आपने राष्ट्रपति के संदर्भ में देखा होगा कि राष्ट्रपति भी भारत का नागरिक था, उपराष्ट्रपति भी भारत का नागरिक था और दोनों की आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष की आयु वे पूर्ण कर चुके हों। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा कि 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, तो देखिए ये जो दो योग्यताएं हैं, ये योग्यताएं तो हो गई राज्यपाल बनने वाली योग्यता। और कुछ योग्यताएं इसकी ऐसी हैं जो पद पर बने रहने के लिए आवश्यक हैं। तो देखिए पद पर बने रहने के लिए क्या आवश्यक है कि अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल बनता है तो वो संसद के किसी भी सदन का और राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर संसद के किसी सदस्य को या राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य को राज्यपाल बना दिया जाए तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा और त्यागपत्र देने के बाद में वो अपने राज्यपाल के पद पर रह सकता है। दूसरी शर्त है कि अगर कोई राज्यपाल अपने पद पर आसीन है, ठीक है, यानी कि पद पर आसीन कोई भी व्यक्ति क्या करेगा, लाभ का पद धारण नहीं करेगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल के पद पर है तो वो पदावधि के दौरान लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो देखिए ये दो योग्यताएं थी, भारत का नागरिक और 35 वर्ष की आयु। और ये जो दो योग्यताएं हैं ये राज्यपाल बनने की योग्यताएं हैं। जबकि अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल है तो वो संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए और उसको पद पर रहते हुए लाभ का पद धारण नहीं करेगा। तो ये जो दो योग्यताएं हैं ये पद पर बने रहने के लिए योग्यताएं हैं। किस पर, पद पर बने रहने के लिए। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विस में कि जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो या तो राज्य सरकार से आएंगे या केंद्र सरकार से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं और उनकी भाषा को इस तरीके से घुमाया जाता है कि जितना भी आपने पढ़ा है वह सारा वहीं के वहीं गायब हो जाता है। तो इस तरीके से तैयार करना हर एक पॉइंट को, ताकि आपका एक भी सवाल नहीं छूटना चाहिए। दूसरी चीज़, आप उन चीज़ों को रटने में मत लगे रहिए जो स्टार्टिंग के टॉपिक हैं कि संविधान
सभा का निर्माण, क्योंकि कई सारे बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं कि शुरुआत के टॉपिक्स को तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन जो लास्ट के टॉपिक रहते हैं उनको छोड़ जाते हैं, मिस कर जाते हैं, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी वहीं से आते हैं। फिर कहते हैं कि हमने पूरी पॉलिटी पढ़ी थी लेकिन हमारे क्वेश्चन सही नहीं हुए। ठीक है, तो सही कब होंगे? जब आप अच्छे टॉपिकों को बहुत अच्छी तरीके से तैयार करोगे। तो ये 2 पॉइंट हो गए हमारे। तीसरा पॉइंट है राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर के, कि राज्यपाल की नियुक्ति, तो इससे संबंधित हम एक विवाद समझते हैं। पहले देखिए, जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो उस समय संविधान सभा में ये मुद्दा सामने आया कि भारत में राज्यपाल का जो पद है इसको चुनाव के माध्यम से भरा जाए या केंद्र सरकार के माध्यम से भरा जाए। काफ़ी विचार विमर्श हुआ और काफ़ी विचार विमर्श होने के बाद में संविधान सभा इस निष्कर्ष पर पहुंची कि जो राज्यपाल है वो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्य में काम करेगा, तो इसकी जो नियुक्ति है वो भी कौन करेगा? केंद्र करेगा। दूसरी चीज़ कि अगर राज्यपाल का निर्वाचन करवा दिया जाता और राज्यपाल का अगर निर्वाचन हो जाता तो राज्यपाल जो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा है उसका राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ जाता और वो हो सकता है कि अपनी सारी शक्तियाँ, यानी कि अगर जनता का प्रतिनिधि होकर के अगर वो वहाँ जाता तो सारी शक्तियाँ क्या आ जाती राज्य की? उसके हाथों में आ जाती। तो जो राज्य की मंत्रिपरिषद होती वो क्या हो जाती? शक्तिहीन हो जाती, उसका दबदबा वहाँ बढ़ जाता। तो इन सभी चीज़ों को देख करके संविधान सभा ने ये निर्णय लिया कि राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। एक और पॉइंट था कि अगर राज्यपाल का चुनाव कराना है तो बहुत ज़्यादा धन का खर्च होगा। तो इन सारे पॉइंट्स को सोचते हुए संविधान सभा ने क्या किया? इसकी नियुक्ति केंद्र के द्वारा करवाई। और केंद्र में इसकी नियुक्ति कौन करता है? यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। बस ये पॉइंट आप यहाँ याद रखना कि इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, सॉरी राष्ट्रपति करेगा। दूसरी चीज़, अगर राष्ट्रपति चाहे तो एक ही व्यक्ति को 2 राज्यों में नियुक्त कर सकता है, 2 राज्यों का कार्यभार सौंप सकता है। अगला पॉइंट आता है अपना क्या? पदावधि, इसके टर्म्स ऑफ ऑफिस। तो देखिए पदावधि के अंतर्गत क्या क्या देखेंगे? कार्यकाल। तो यहाँ आपको सबसे पहली बात ये समझनी है कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है। तो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तो ये किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। ठीक है, अब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य कर रहा है तो राष्ट्रपति जब चाहे तब इसको पद छोड़ने के लिए कह सकता है। दूसरी बात है कि ये अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व भी क्या दे सकता है? त्यागपत्र दे करके अपना पद समाप्त कर सकता है। तो राज्यपाल जो त्यागपत्र देता है वो किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात आती है कि सामान्यतः इसका कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष की अवधि के लिए। कितना होगा? 5 वर्ष के लिए। लेकिन ये जो 5 वर्ष की अवधि है ये किसके ऊपर निर्भर करती है? राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करती है कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो क्या करेगा? इसको 5 वर्ष तक पद पर बने रहने देगा, या राष्ट्रपति चाहे तो 5 वर्ष से पहले इसको पद से हटा देगा, या राष्ट्रपति चाहे तो इसको एक राज्य से दूसरे राज्य में 5 वर्ष पूरा होने से पहले ही नियुक्त कर सकेगा। ठीक है, तो ये जो नियम है 5 वर्ष का किसके अधीन कार्य करता है? प्रसाद पर्यंत के अधीन कार्य करता है। ठीक है, तो 5 वर्ष का जो नियम है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत के तहत काम करता है। एक पॉइंट और आता है कि अगर किसी व्यक्ति का कार्यकाल 5 वर्ष का पूरा हो चुका है तो वो उस पद पर 5 वर्ष से भी अधिक रह सकता है, यानी कि पदावधि समाप्त होने के बाद वह व्यक्ति राज्यपाल के पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद धारण न कर ले। यानी कि जब तक नए राज्यपाल की नियुक्ति न हो जाए तब तक वो उस पद पर बना रहेगा।
तो ये कुछ पॉइंट्स थे इसकी पदावधि को लेकर के। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। त्यागपत्र दे सकता है किसको? राष्ट्रपति को। 5 वर्ष की अवधि के लिए अपने पद पर रहेगा और पद के समाप्ति होने पर भी ये अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि नया व्यक्ति राज्यपाल का पद धारण नहीं कर लेता। तो अब अगला पॉइंट आता है हमारा इसकी शपथ को लेकर के, कि राष्ट्रपति ने इसकी नियुक्ति की तो इसको शपथ कौन दिलाता है? तो देखिए, राज्यपाल को जो शपथ दिलाने का कार्य किया जाता है वो दिलाया जाता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ये बात आपको याद रखनी है। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट यहाँ हो गए। अब हमारा एक पॉइंट और बनता है यहाँ पर कि इसकी जो विशेषाधिकार हैं, वेतन भत्ते हैं, ये क्या होंगे। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, देखिए, राज्यपाल के जो विशेषाधिकार हैं, वेतन भत्ते हैं, मैं इनको यहाँ एक बार हेडिंग अलग से बना देता हूँ। विशेषाधिकार और वेतन भत्ते। तो इसके जो विशेषाधिकार और वेतन भत्ते हैं, इसका उल्लेख किसमें किया गया है? इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद एक तो 361 में, और अनुच्छेद 361 के अलावा एक आर्टिकल है आपका अनुच्छेद 158। तो इन 2 आर्टिकल्स में इसके विशेषाधिकार और वेतन भत्ते के बारे में प्रावधान किया गया है। लेकिन जब शपथ का प्रावधान पूछा जाए कि राज्यपाल की शपथ का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है, तो ये किया गया है 159 में। किसमें? अनुच्छेद 159 में। ठीक है, ये भी याद रखना। अब देखो, राज्यपाल को क्या वेतन मिलेगा, कितना वेतन मिलेगा, ये निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। कि राज्यपाल को वो वेतन भत्ते मिलेंगे जो संसद विधि द्वारा, यानी कि कानून के द्वारा निर्धारित करे। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि राज्यपाल को वो वेतन भत्ते मिलेंगे, वो विशेषाधिकार मिलेंगे जो संसद विधि द्वारा स्थापित करे या निर्धारित करे। तो वर्तमान में जो राज्यपाल का वेतन है वो कितना है? 3.5 लाख रुपए है। कितना? 3.5 लाख रुपए। तो अभी वर्तमान में राज्यपाल को कितना वेतन दिया जा रहा है? 3.5 लाख रुपए दिया जा रहा है। दूसरा पॉइंट आता है कि अगर किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जाता है, दो या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तब उसके वेतन भत्ते क्या होंगे? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो, तब इसके वेतन भत्ते वो होंगे जब राष्ट्रपति राज्यों के द्वारा, यानी कि मान लीजिए अगर 2 राज्यों का किसी व्यक्ति को राज्यपाल बना दिया गया है, तो राष्ट्रपति दोनों राज्यों से कहेगा और एक बराबर अनुपात में उनको क्या देगा? वेतन देगा। यानी कि उनके लिए एक रेशियो फिक्स कर देगा कि किस राज्य को कितना वेतन देना है। ठीक है, चलिए, यानी कि राज्य राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात में क्या करेंगे? खर्च वहन करेंगे। राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात में खर्च वहन करेंगे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है कि जब किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जाएगा तो राष्ट्रपति उन राज्यों के लिए एक फिक्स रेशियो कर देगा और उस रेशियो के अनुसार वो राज्य मिलकर के क्या करेंगे? राज्यपाल का वेतन डिसाइड करेंगे। अगला आता है
कि जो वेतन भत्ते राज्यपाल को दिए जाएंगे वो वेतन भत्ते इसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। ठीक है, यानी कि जब तक राज्यपाल अपने पद पर है और जो वेतन इसके लिए फिक्स किया गया है या जो सुविधाएं इसके लिए फिक्स की गई हैं वो इसके पद पर रहते हुए कम नहीं किए जाएंगे। दूसरा इसी के अंतर्गत आता है कि जैसे राष्ट्रपति के लिए केंद्र में राष्ट्रपति भवन का प्रावधान किया गया है, यानी कि वहाँ बिना किराया दिए राष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्रपति भवन में निवास करता है। तो यहाँ राज्यपाल के लिए किसका प्रावधान किया गया राज्य में, उसके लिए भी एक आवास का प्रावधान किया गया जिसे राजभवन के नाम से जाना जाता है, कि राज्यपाल को बिना किराया दिए बिना शुल्क दिए एक मुफ्त आवास दिया जाएगा जिसे राजभवन कहा जाता है। ठीक है, एक आता है कि अगर राज्यपाल अपने पद पर है तो क्या उसके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। तो यहाँ लिखना कि पद पर रहते हुए राज्यपाल के विरुद्ध न्यायिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। और दूसरा पॉइंट इसी में आ जाएगा कि इसके खिलाफ कोई भी परमादेश जारी नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये हो गए इसके विशेषाधिकार और भत्ते। तो इनका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। इसकी शक्तियाँ और कार्यों के बारे में हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।